हेलो दोस्तों और स्वागत है आपका टोटल प्रेप यूपीएससी चैनल में, जिसमें आज अभी राइट नाउ आप देख रहे हैं आज की सारी करंट अफेयर्स का रैपिड राउंड अप। इसके पहले कि हम वीडियो के अंदर जाएं, दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, देखिए देखते हैं। आज की पहली न्यूज़ है अबाउट द इंदिरा गांधी पीस प्राइज़। ये दिया गया है सर डेविड एटनबरो को। सर रिचर्ड एटनबरो थे जिन्होंने गांधी फिल्म डायरेक्ट की थी, जिसको कि कई ऑस्कर प्राइज मिले थे। आप टीवी पे जो गांधी फिल्म देखते हैं वो सर रिचर्ड एटनबरो की बनाई हुई फिल्म है। ये सर डेविड एटनबरो है। ठीक है, इनको ये एक इंग्लिश ब्रॉडकास्टर है और हिस्टोरियन है। इंग्लिश ब्रॉडकास्टर का मतलब इंग्लैंड के ब्रॉडकास्टर है। इंग्लैंड के लोगों को इंग्लिश कहा जाता है। ये मत समझिए कि अंग्रेजी में ब्रॉडकास्ट करने वाले एक व्यक्ति हैं। इंग्लैंड के ब्रॉडकास्टर हैं और एक हिस्टोरियन है, इतिहासविद है। ही इज पॉपुलर फॉर राइटिंग एंड प्रेजेंटिंग बीबीसी नेचुरल हिस्ट्री यूनिट। ठीक है, बीबीसी के नेचुरल हिस्ट्री से संबंधित बहुत सारे प्रोग्राम ये बनाते हैं। इनकी आवाज़ बड़ी एकदम गंभीर सी और बड़ी गहरी आवाज़ है। इनकी आवाज़ बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। क्या सिर्फ अपनी आवाज़ के दम पर ही नहीं, ये अपनी रिसर्च के दम पर भी प्रोग्राम वगैरह बनाते हैं। पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाले इस तरह के काम वो करते हैं। ठीक है, इसी के लिए उन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ दिया गया है। क्यों दिया गया है? पर्यावरण और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने वाले प्रोग्राम ये बनाते हैं। इसके प्रति अवेयरनेस बढ़ाने वाला इस तरह का काम वो करते हैं। पिछले कुछ सालों में और जिन्हें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ मिला है वो कौन कौन है? एक है सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, 2018 में इनको दिया गया था। इनसे आप वाकिफ होंगे। इनकी बीच बीच में एक एक रिपोर्ट ऐसी आती है, इससे पूरी मतलब दुनिया हिल जाती है। इस टाइप की रिपोर्ट वो निकालते रहते हैं। फिर यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ को 2015 में दिया गया था। इसरो को दिया गया था 2014 में। कोफी अन्नान साहब जो है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल थे, घाना के रहने वाले थे। उनको 2003 में दिया गया था। 1989 में यूनिसेफ को दिया गया था और उसके पहले 1986 में पार्लियामेंटेरियंस फॉर ग्लोबल एक्शन, ऐसा कोई यूनिट बना था। ज़रूर ये ग्लोबल एक्शन, क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक्शन की बात कर रहा होगा, उनको दिया गया था। ये जो अवार्ड है इट इज़ फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट। डिसआर्मामेंट मतलब निरस्त्रीकरण है ना, मतलब हर देश एक साथ अग्रीमेंट करके अपने हथियारों में खुद ही कटौती करे, उसे डिसआर्मामेंट कहते हैं। अगर परमाणु हथियारों को हर देश मिलकर ख़त्म करे, इसे न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट कहते हैं। भारत बहुत पहले से न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का समर्थक रहा है। ठीक है, ये नेम जाहिर बात है इसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है। 1986 से हर साल दिया जाता है। 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी का देहांत हो गया था, उनकी हत्या हो गई थी। तो 1986 से इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जो है ये अवार्ड देता है। इसमें 25 लाख का अवार्ड मिलता है। और देखिए अवार्ड तो इतना बड़ा, पैसा तो उतना ज़्यादा नहीं है इसमें, लेकिन जो रिकग्निशन है, जो ब्रांड नेम है इंदिरा गांधी जी का, तो इसकी वजह से बहुत बड़ा एक सम्मान है। ठीक है, एनवायरनमेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, साइंटिफिक डिस्कवरीज आर यूज्ड फॉर लार्जर गुड ऑफ लाइफ, लार्जर गुड ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, ये देखिए गलत यहाँ पे मिसटाइप हो गया है। दैट इट इज़ टू इंश्योर दैट साइंटिफिक डिस्कवरीज आर यूज्ड फॉर लार्जर गुड टू ह्यूमैनिटी एंड ऑल्सो टू दोज हु इंश्योर साइंटिफिक डिस्कवरीज आर यूज्ड टू एनलार्ज स्कोप ऑफ फ्रीडम। देखिए बहुत बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर जो दी गई हैं, इस तरह के लोगों को, ये इंडिविजुअल्स को अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, देखिए उड़ीसा की हर दिन मैंने बताया आपको द हिंदू में उड़ीसा की एक न एक न्यूज़ आती है। तो आज की जो न्यूज़ है वो ये है कि मलकानगिरी जो जिला है वो नक्सल हिंसा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। वहाँ पर पहली बार वॉइस और ब्रॉडबैंड आ रहा है। मैंने डार्क विलेजेस के बारे में आपको बताया था कि उत्तराखंड में डार्क विलेजेस को अब मैप में लाया जा रहा है, जहाँ पर कि आपको डार्क विलेजेस का मतलब ये नहीं जहाँ लाइट नहीं है, जहाँ पर कि यही मोबाइल कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी दोनों नहीं है, तो उसको डार्क विलेजेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी उड़ीसा की मलकांग, तो यहाँ पर डार्क विलेजेस को जोड़ा जा रहा है उत्तराखंड में। यहाँ डार्क विलेजेस टर्म यूज़ नहीं किया गया है, हालांकि अब ये भी डार्क विलेजेस ही हुआ। तो मलकानगिरी जिले में जो है अब उनको अनइंटरप्टेड सेलुलर सर्विस फॉर द फर्स्ट टाइम इन देयर लाइफ मिलेगा। ठीक है, माओविस्ट एक्सट्रीमिज्म के थ्रेट की वजह से जो स्वाभिमान अंचल है, पहले इसको कट ऑफ एरिया कहा जाता था, जहाँ बहुत आसानी से एक तरफ समुद्र है और दूसरे तरफ से आप बहुत इतने घने जंगल है कि आप आसानी से जा नहीं सकते। तो उस जगह पे नक्सलियों का बहुत ज़्यादा बोलबाला था। नक्सली जो है इस तरह के मोबाइल टावर वगैरह पे हमला करके उन्हें ख़त्म कर दिया करते हैं। तो इसमें ये उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पर है। स्वाभिमान अंचल इसका नाम दे दिया गया है। ये स्वाभिमान अंचल टर्म आप याद रखिए। ये आपसे पूछा जा सकता है कि स्वाभिमान अंचल कहाँ पर है। ऑप्शन में ज़रूर अरुणाचल प्रदेश भी दिया जाएगा और आपको अरुणाचल प्रदेश ही लगेगा, पर यह है उड़ीसा में। ठीक है, इसमें 151 गाँव आते हैं। ये जो एरिया है ये 3 साइड से पानी से घिरा है और एक साइड से इनहॉस्पिटेबल टेरेन है, ऐसी जगह जहाँ रहा नहीं जा सकता है। तो अब थोड़ा कम रिमोट हो गया है। गुरुप्रिया ब्रिज बना दिया गया है। अगेन एमसीक्यू वर्दी पॉइंट है, जब ये इनॉग्रेशन हुआ था तो इसका कुछ दिनों पहले गुरुप्रिया ब्रिज की मैंने बात की थी किसी वीडियो में। तो गुरुप्रिया ब्रिज जो है मलकानगिरी जिले में यानी कि स्वाभिमान अंचल में बनाया गया है, इसको आप याद रखिए। तो अब यहाँ मोबाइल नेटवर्क वगैरह भी चालू किया जा रहा है।
तो इसमें वॉइस भी मतलब फ़ोन पे बात भी कर सकेंगे और 4G डेटा भी आएगा। ठीक है। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा विलेजेस हैं जिनमें कि मोबाइल फ़ोन सर्विस नहीं है इंडिया में। तो ये इस तरह का मतलब इन्फेमस लिस्ट में उड़ीसा नंबर 1 है। आपको याद रखना है ये पॉइंट, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। अभी रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को 2010 में डिप्लॉय कर दिया गया था। देखिए यहाँ किसी दूसरे देश से तो बॉर्डर लगता नहीं उड़ीसा का, पर वही नक्सलियों से जूझने के लिए बीएसएफ को डिप्लॉय किया गया था। इस रीजन में बहुत ज़्यादा काउंटर माओइस्ट ऑपरेशन बीएसएफ और स्टेट पुलिस कर रही है, तो थोड़ा टर्न अराउंड हुआ है यहाँ पर, यहाँ विकास हो रहा है। मलकानगिरी हैज़ बीन वन ऑफ द मोस्ट violence hit districts in the country with as many as 332 Maoist incidents recorded in 12 years। ठीक है। अब देखिए आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड वाईएसआर संपूर्ण पोषण स्कीम। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने इतनी स्कीम्स लॉन्च की हैं कि हम पढ़ा के थक गए, आप पढ़ के थक गए होंगे। ठीक है, लेकिन ज़रूर इसमें से ही फिर बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है एक क्वेश्चन आने का। वाईएसआर जगनमोहन की, जो वाईएसआर कांग्रेस की है ना, वाईएसआर रेड्डी जो थे, जगन रेड्डी के फादर थे जिनका डेथ हो गया था इन ऑफिस, जब वो सीएम थे उस समय हेलीकॉप्टर क्रैश में उनका डेथ हो गया था। तो उनके नाम पे जगन रेड्डी ने अपनी नई पार्टी बनाई है वाईएसआर कांग्रेस करके, तो उसी की सरकार चल रही है यहाँ पे। उन्होंने वाईएसआर संपूर्ण पोषण स्कीम लॉन्च की है और वाईएसआर संपूर्ण पोषण प्लस स्कीम लॉन्च की है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि वल्नरेबल सेक्शंस, ऐसे समाज के वर्ग जो कि कुपोषण के शिकार होते हैं, उनमें कुपोषण की तादाद को, उसके परसेंटेज को कम कर दिया जाएगा। करीब 30,16,000 चिल्ड्रन एंड मदर्स आर टू बी बेनिफिटेड थ्रू द स्कीम। ठीक है, ये मैलन्यूट्रिशन और एनीमिया इन प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग मदर्स पे ये मेनली फोकस करेगा। ठीक है, महिलाएं जिन्होंने जन्म देना है, जो गर्भवती हैं और जो अभी भी स्तनपान करा रही है अपने बच्चों को, इनके बच्चे 6 महीने तक के हैं, या 6 महीने तक तो सिर्फ एक्सक्लूसिवली स्तनपान कराया जाता है, 2 साल तक स्तनपान मेरे ख्याल से कराया जाता है, मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ। तो तब तक की जो महिलाएं हैं उनको ये टारगेट करेगा कि उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी ना हो, है ना। तो उनसे जो उनके छोटे बच्चे हैं उनका न्यूट्रिशन भी बरकरार रहेगा ये स्कीम। इसके अलावा 77 ट्राइबल एरियाज को भी कवर करेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन के मैल न्यूट्रिशन, एनीमिया, इस पे ध्यान देने के लिए बनाया गया है। ठीक है, अंडर न्यूट्रिशन इस राज्य के जो ट्राइबल पॉपुलेशन में किस लिए है, ट्राइबल लोगों में क्या होता है, अब देखिए लैक ऑफ नॉलेज है, उनको नहीं पता है कि किस तरह का खाना खाना चाहिए, किस तरह का आपको भोजन में कितने मल्टीविटामिन, ये सब की आवश्यकता उन्हें कहाँ पता है। तो बेचारे जो खाते हैं उससे उनका पूरा पोषण नहीं हो पाता है। वहाँ गरीबी भी है, फिर इन्वायरमेंटल सैनिटेशन वगैरह कम है, तो बार बार हैजा, कॉलेरा, इस तरह की बीमारियाँ उन्हें हो जाती है। जो हमारे यहाँ छोटे बच्चों की मृत्यु दर है, उसको बहुत बड़ा एक फैक्टर था कुपोषण, जिसमें का बहुत बड़ा फैक्टर था बार बार कॉलेरा हो जाना। उसी को ध्यान में रखते हुए मेरे ख्याल से मोदी जी जब पावर में आए थे तो उन्होंने ये खुले में शौच बंद करो और ये टॉयलेट स्कीम चालू की, जो उन्होंने शौचालय वाली, और स्वच्छता अभियान वगैरह, इसी को ध्यान में रख के उन्होंने शुरू किया था। ठीक है, फिर लैक ऑफ सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ये भी नहीं है, सब मिला के कोई गंदगी और अज्ञान, इस वजह से जो है वो पीछे रह जा रहे हैं, उन सबको दूर करना ज़रूरी है। इंडिया में मेल न्यूट्रिशन की क्या स्थिति है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, इसमें क्या बता रहे हैं कि 1,90,00,000 लोग इंडिया में है अंडर नरिश्ड है। 1,94,00,000 19,40,00,000 होगा क्या, 194.4 मिलियन है। ठीक है, 194 इंटू 10 लाख, 19,40,00,000, करेक्ट। तो 19,40,00,000 लोग भारत में हैं जो कि अंडर नरिश्ड हैं। ठीक है, जितना नरिशमेंट होना चाहिए, जितना न्यूट्रिशन होना चाहिए उनके शरीर में, उतना नहीं है। 117 लोगों की देशों की लिस्ट में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का रैंक 102वां था। एक तो एमसीक्यू के लिहाज से याद रखिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है, और दूसरा कितने शर्म की बात है ना। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम क्या थे इन सब मामलों में, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ICDSS, नेशनल हेल्थ मिशन, ये सब DD1 जो लोग देखते होंगे तो उनको ऐड में दिखाई देता होगा, सारी स्कीम्स का ऐड आते रहता है। मिड डे मील स्कीम, आपके यहाँ, आपके पहचान में कोई, या तो आपके यहाँ कोई डोमेस्टिक हेल्प वगैरह आती होंगी, उनके बच्चे जिन स्कूलों में जाते हैं उन्हें दोपहर का खाना मिलता है। हमारे यहाँ डोमेस्टिक हेल्प आती थी तो उसका बच्चा स्कूल से जब आता था, हम रोज़ पूछते थे कि आज क्या मिला खाने में, तो रोज़ नए नए तरह के पकवान बताता था कि अच्छी अच्छी चीज़ें खाने में दी जाती हैं। तो इसी बहाने बच्चे स्कूल जाते हैं, कई बच्चे खा के सो जाते हैं फिर थोड़ा देर क्लास में, ये सब भी होता है। एनीवेज, फिर इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना और नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स चल रही हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ये है कि यूनाइटेड नेशंस ने हंगर को खत्म करने का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल बनाया हुआ है, जो कि 2030 तक अचीव करना है। ठीक है, SDG नंबर क्या है इसका, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। मैं बार बार आपको बता चुका हूँ, SDG नंबर्स आपको पूरे याद होने चाहिए, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अपने मन में एक कहानी बना लीजिए
कि 1 में ऐसा होता है, 2 में ऐसा होता है, 4 में पानी आ जाता है, 5 में ऐसा हो जाता है, एक इंसान को पानी मिल जाए फिर वो जॉब खोजता है, ऐसा करके। तो अब अनएम्प्लॉयमेंट वाला नंबर 6 है, पानी के जज्बात वाला, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ऐसा कुछ करके मैंने भी याद किया था। कुछ ऐसी स्टोरी आप बना लीजिए, याद हो जाएगी। कोई भी लिस्ट अगर याद करनी हो ना तो कुछ अजीब सी स्टोरी बना लीजिए, अजीब स्टोरियाँ हमेशा याद रहती हैं। ठीक है, स्टोरियाँ कुछ होता है क्या? स्टोरी तो इंग्लिश का वर्ड है। अजीब सी जो स्टोरीज होती हैं, अजीब सी कहानियाँ जो होती हैं, वो याद रह जाती हैं। ठीक है, अक्टूबर 16 को वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व किया जाता है टू एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ ग्लोबल हंगर। ठीक है, अगला न्यूज़ देखते हैं। एनएसओ का सर्वे हुआ है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का, तो लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं। तो केरला जो है वो टॉप कर रहा है लिटरेसी रेट की लिस्ट में। मतलब कोई डाउट की तो बात नहीं है, किसी को इसमें कोई आश्चर्य होना नहीं चाहिए। सालों से, हम जब से बच्चे हैं, समझिए लेट 80s से अर्ली 90s से हम सुनते आ रहे हैं कि केरला और बंगाल जो है ये आपको एजुकेशन में और हेल्थ केयर ये सब वाली चीज़ों में देश में सबसे आगे चलते हैं। ठीक है, तो ऑन September 7 ये लिस्ट जारी की गई थी, हाउस होल्ड सोशल कंजम्पशन एजुकेशन इन इंडिया एज पार्ट ऑफ द 75th राउंड ऑफ नेशनल सैंपल सर्वे। 75वां राउंड नेशनल सैंपल सर्वे हुआ है। ठीक है, 2017-2018 के बीच का ये डेटा बता रहा है। तो केरला में देश में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है 96.2%। वहाँ भी देखिए 100% नहीं है, अरे 99% तो पहुँचो। दूसरे रैंक पे क्या है? आंध्र प्रदेश बॉटम है। अच्छा, सबसे नीचे आंध्र प्रदेश है। देखिए, मैं बिहार या यूपी सोचता, पर आंध्र प्रदेश सबसे नीचे है विद 66.4%। अच्छा जी, दिल्ली में सेकंड बेस्ट लिटरेसी रेट है 88.7%, और ये कितनी लंबी खाई है। 96.2% के बाद जो सेकंड हाईएस्ट है वो 88.7% है। जबकि दिल्ली भी छोटा ही राज्य है, कोई बड़ा राज्य तो है नहीं, और एकदम देश का मेन हार्टलैंड है। यहाँ पर इतनी कम लिटरेसी क्यों है पता नहीं। उसके बाद उत्तराखंड है थर्ड, फिर हिमाचल प्रदेश फोर्थ है, आसाम फिफ्थ है। आपको याद रखना पड़ सकता है। देखिए, बहुत चांस है कुछ जो 5-7 टफ क्वेश्चन आते हैं एकदम, आपको अरेंज दीज स्टेट्स इन द ऑर्डर ऑफ लिटरेसी, या तो आप याद रख लीजिए। ठीक है, डी, या तो आप मतलब KDUHA ऐसा कुछ करके याद रख लीजिए, या छोड़ देना फिर, है ना। इन सब में गेस मत मारने मत जाना, क्योंकि गेस में अब ऐसा बताया, आप सबसे कम में आंध्रा की जगह कुछ और बिहार वगैरह मार दोगे। राजस्थान वॉज द सेकेंड लीस्ट परफॉर्मिंग स्टेट आफ्टर आंध्र प्रदेश, उसके बाद फॉलोड बाय बिहार। देखिए, थर्ड टॉप जो है, अपने तो अपने होते हैं, कितना दूर रहेगा बिहार, है ना। तो और फोर्थ बॉटम पे है तेलंगाना, फिफ्थ बॉटम पे यूपी है, और सिक्स बॉटम पे मध्य प्रदेश है। बीमारू राज्य जो है वो अपना बीमारूपना बिल्कुल मेंटेन किए हुए हैं। बीमारू राज्य आप जानते हैं ना, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, हाँ, इन चारों को बीमारू राज्य कहा जाता था। हर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आप देखेंगे लास्ट में यही स्टेट्स निकलेंगे। ठीक है, ये किसी का बुरा मानने की या किसी का अपमान करने की बात नहीं है। यहाँ के लोग इनहेरेंटली निरक्षर होते हैं, इनको पढ़ाना ज़्यादा कठिन है ऐसा नहीं है। यहाँ की सरकारें यहाँ के लोगों के साथ न्याय नहीं कर रही हैं, है ना। बिल्कुल यहाँ के लोगों को एजुकेशन देना चाहिए। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश को आप एजुकेशन देंगे तो इंडिया का हार्टलैंड एजुकेटेड हो जाएगा। एजुकेटेड लोग एक बेहतर राजनीतिक नेतृत्व चुनेंगे। बेहतर राजनीतिक नेतृत्व देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान देगा, तो हमारे देश का विकास होगा। ठीक है, आप सब गवर्नमेंट में जाएंगे तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। ये जो सर्वे हुआ है, इसकी और क्या की फाइंडिंग्स है। ओवरऑल लिटरेसी रेट इंडिया में 77.7% है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए, किसी भी इंसान को पता होना चाहिए। रूरल एरियाज में 73.5% है, अर्बन एरियाज में 87.7% है। जाहिर बात है, शहरी क्षेत्रों में एजुकेशन की स्थिति काफ़ी बेहतर है। मेल लिटरेसी रेट जो है वो फीमेल लिटरेसी रेट से ज़्यादा है हर राज्य में। देखिए, केरला में मेल लिटरेसी से 97.4% थी, और फीमेल लिटरेसी जो थी 95.2% थी। फिर दिल्ली वली का दिया है, इसका कोई अपने को स्टेट वाइज जानने की जरूरत नहीं है। 15 से 29 वर्ष की आयु के बीच के 35% लोगों के पास इंटरनेट का एक्सेस था, और वो इंटरनेट यूज भी करते थे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बात है। और जैसे भी कोई भी सर्विस अगर सरकार कहती है अब इंटरनेट के जरिए मिलेगी, उन्हें पता होना चाहिए कि देश के केवल 1/3 लोग ही आज की डेट में इंटरनेट यूज कर रहे हैं। वो भी उन्होंने कहा है कि मैं यूज करता हूँ, तो कितना अच्छे से यूज कर पाते हैं ये हमें इस बात की जानकारी नहीं है। फिर जो रूरल हाउस होल्ड्स थे उसमें 4%, और अर्बन हाउस होल्ड्स में 23% के पास कंप्यूटर्स हैं। अब स्मार्टफोन का समय है, कंप्यूटर होने की आवश्यकता बहुत कम हो गई है। ठीक है, 15 से 29 साल के लोगों के बीच में 24% लोगों को कंप्यूटर चलाना आता था। देखिए, 35% लोग इंटरनेट यूज करते हैं, 24% लोगों को कंप्यूटर चलाना आता है, और 56% लोग अर्बन एरियाज में कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इसमें देखिए, ये मैं नहीं समझता किसी को आपसे पूछेगा कि एमसीक्यू में आ जाएगा कि अर्बन एरियाज में कितने लोगों को चलाना आता है कंप्यूटर। ये नहीं है, ये आप मेंस में आंसर राइटिंग और इंटरव्यू बताने के लिए एक वर्ल्ड व्यू आपका जो बने, हमारे देश की स्थिति को जानने के लिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है। मेनली हमारे देश का ये लिटरेसी रेट कितना ओवरऑल, ये इतना है,
और जो है आपको बताना है, ये जो राज्यों की लिस्ट थी, रैंकिंग जो थी, सबसे ज़्यादा केरला है, उसके बाद दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और असम है, ये है। और नीचे का भी याद कर लो यार, 5, क्या पता नीचे का 5 पूछ ले, है ना, ये आपको याद रखना है। देखिए, इंडिया, यूएस और इजराइल की समिट हुई थी। ये 5G टेक्नोलॉजी में कोलैबोरेशन करेंगे, इसको लेके बात हो रही है। दुनिया भर में देखिए काफ़ी, अभी 3-4 साल पहले तक 5G टेक्नोलॉजी सब हुआई टेक्नोलॉजीज जो कंपनी है वो इम्प्लीमेंट करेगी, ये लगभग तय था। लेकिन फिर डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने मुद्दा उठाया कि हुआई और इस तरह की जो भी चाइनीज़ कंपनियां हैं, चाइना में कानून है कि सरकार कंपनियों को बोलेगी मेरे लिए जासूसी करो, तो कंपनियों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको अपने देश का सेंसिटिव कोई भी काम आप नहीं दे सकते। इस तरह के एविडेंस है कि चाइनीज़ कंपनियां इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज करती हैं। इंडस्ट्रियल एस्पियोनाज मतलब औद्योगिक जासूसी। ठीक है, तो वो उनकी कंपनियां दूसरे देशों में जाके उनकी इंडस्ट्रियल सीक्रेट्स, टेक्नोलॉजिकल सीक्रेट्स, ये सब चोरी करती हैं। तो उनको अब आप दुनिया भर में एक इस तरह का कंसेंसस बन गया है कि चाइनीज़ कंपनियों को, हुआई को, हम 5G अपने देश में इम्प्लीमेंट करने नहीं देंगे। ठीक है, इंडिया में भी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने सारे टेलकोस को, यानी टेलीकॉम कंपनीज को अपना सिक्योरिटी ऑडिट करने बोला था, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे देश के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर का जितना बड़ा हिस्सा चाइनीज़ कंपनियों द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसमें कोई हिडन उन लोगों ने लिसनिंग डिवाइसेस इस तरह के तो नहीं लगाए हैं। बहुत सारे टर्म्स उसमें भी कीवर्ड आए थे कि लिसनिंग डिवाइसेस को क्या कहते हैं, किस तरह के वायरस, मेलवेयर, ये सब क्या क्या होते हैं, उसको क्या तो बोलते हैं। मैंने वो पूरे मेरे वीडियो में कवर किया था, अगर आपने सुना होगा तो आपको याद होगा। तो अब देखिए, यहाँ पर इंडिया, इजराइल और यूएस भी एक तरह से साथ आ रहे हैं फॉर कोलैबोरेटिंग इन 5G टेक्नोलॉजी। इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, उन्होंने D10 यानी 10 डेमोक्रेटिक कंट्रीज का एक लिस्ट प्रपोज किया था, क्यों ना हम आपस में मिलके 5G टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करें दुनिया में, इस पर रिसर्च करें, ऐसा उन्होंने बोला था। उसमें G7 के देश थे और G7 के बाद के देश थे इंडिया, जापान और कोई एक देश था, वो भी मैंने मेरी वीडियो में कवर किया था। ठीक है, इसराइल जो है वो 3rd लार्जेस्ट डिफेंस सप्लायर है इंडिया का। 40% डिफेंस एक्सपोर्ट ऑफ इसराइल जो है इंडिया को होते हैं। तो सोचिए, इंडिया इसराइल के लिए कितना महत्वपूर्ण कस्टमर है। आप किसी दुकान में जाते हो, कहते हैं ना, अरे आप तो हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आपके लिए क्या, है ना, वो पैसे को लेके आपसे ज़्यादा चिक चिक नहीं करते हैं। आप बोलते हैं सामान खराब था, तुरंत वापस ले लेते हैं। तो वैसे ही इंडिया जो है इसराइल का रेगुलर कस्टमर है। उनके डिफेंस एक्सपोर्ट का 40% हम लोग कर रहे हैं। अब डिफेंस ही एक्सपोर्ट है वहाँ का, वहाँ कोई खेती बाड़ी तो होती नहीं उतनी। ठीक है, उसके बाद क्या क्या ले रहे हैं हम वहाँ से, देखिए, बराक मिसाइल्स, पावरफुल फॉल्कन रेडार ऑन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, अवॉक्स जो है, यानी जो ऐसा रेडार जो प्लेन में लगा रहता है। ठीक है, ड्रोन फ्लीट ऑन इंडिया में जितने ड्रोन हैं वो कम्प्लीटली बेस्ड ऑन इजरायली टेक्नोलॉजी है, और मैक्सिमम तो वहीं से खरीद लिए हैं इसराइल से। बाकी जो अपने यहाँ बनाए भी हैं वो उनकी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बनाए हैं। इसराइली ड्रोन के अलावा DRDO ने कुछ ऐसे ड्रोन भी डेवलप किए हैं जैसे भारत और रुस्तम। भारत ड्रोन जो है वो इंडिजिनसली डेवलप्ड सर्वेलेंस ड्रोन है, तभी इसका नाम भारत रखा गया है, क्योंकि ऑलरेडी सर्वेलेंस कैरी आउट कर रहा है अलॉन्ग लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलने की जरूरत नहीं, इंडिया और चाइना के बीच में है। और दूसरे हाथ में रुस्तम ऐसा ड्रोन है जो कि डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि हेरॉन ड्रोन्स को रिप्लेस करेगा। हेरॉन जो है वो इसराइल द्वारा डेवलप किया गया था। याद रखिए, भारत नाम से ही समझ में आ रहा है, हमने खुद ने डेवलप किया है। ये एक ड्रोन है जो कि सर्वेलेंस करता है, जासूसी करता है। ठीक है, फोटोज वगैरह खींच के भेजता है। दूसरा, रुस्तम हम डेवलप कर रहे हैं। रुस्तम रिप्लेस करेगा हेरॉन को। हेरॉन सारस पक्षी को कहते हैं। ठीक है, और हेरॉन जो है हमने इसराइल से लिया था। ठीक है, इंडिया और यूएस का जो रिलेशनशिप है, देखिए, इंडिया $10 बिलियन वर्थ ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट यूएस से हर साल इंपोर्ट करता है। इसराइल से हम कितने बिलियन का करते हैं ये नहीं बताया है। ठीक है, इंडिया एंड यूएस जो है उनके स्ट्रॉन्ग डिफेंस टाइज कुछ ही सालों में बने हैं। सम ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट्स आर 2018 में इंडिया बिकेम द 3rd कंट्री टू रिसीव क्लियरेंस इन परचेजिंग लाइसेंस फ्री स्पेस एंड डिफेंस टेक्नोलॉजी अंडर स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। 2+2 डायलॉग जो है, मतलब उस देश के 2 डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर और हमारे देश के 2 डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये डायलॉग जो है इंडिया और यूएस के बीच में लगातार होते रहता है। तो दोनों देशों के इतने महत्वपूर्ण मंत्रालयों के मंत्री जब रेगुलर बेसिस पे बैठेंगे एक साथ में, तो क्या है कि फटाफट अग्रीमेंट्स होंगे। ये तो जूनियर लेवल के अधिकारी बैठ के कुछ अग्रीमेंट करते हैं, फिर अपने देश में जाके डिस्कस करते हैं, फिर आके मिलते हैं। ऐसे 4-5 राउंड जाके आके जो है कुछ कंसेंसस बनता है, तब मंत्री लोग आपस में बैठ के साइन करते हैं। या कभी 4-5 साल में एक बार जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आएंगे या मोदी जी यूएस जाएंगे तब मिलके साइन करेंगे, ऐसा होता है। पर अगर हर साल ये दोनों पावरफुल मंत्री बैठेंगे तो हर साल इस तरह के फैसले होते रहेंगे। ठीक है, तो डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रेड इनिशिएटिव DTTI, ये क्या है? सिंप्लीफाइंग टेक्नोलॉजी ट्रांसफर between the countries and also exploring possibilities in co-development with strategic values। कुल मिला के डिफेंस टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ हम शेयर करेंगे और कुछ मिलके भी डेवलप करेंगे। ठीक है,
कॉमकासा तो बहुत पुराना है, 2015-16 में मैंने पढ़ा था ये। कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटी अग्रीमेंट। क्या होता है कि इंडिया और यूएस एक दूसरे से एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन इक्विपमेंट शेयर करते हैं कि युद्ध के समय में जो है जो कोडेड मैसेज आर्मी के लोग, मिलिट्री के लोग एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, तो यूएस मिलिट्री जो अपने लोगों के साथ शेयर करेगी वो हमारे पास भी उसका कोड रहेगा, हम भी उसको सुन सकेंगे। ऐसे युद्ध की स्थिति में जिसमें इंडिया यूएस साथ मिलकर लड़ रहे हैं, या हम आपस में जो कोडेड कम्युनिकेशन करेंगे तो यूएस की मिलिट्री भी उसको सुन सकेगी। ठीक है, यूएस ने इंडिया को क्या डेजिग्नेशन दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, STA1, स्ट्रेटेजिक ट्रेड ऑथराइजेशन 1। ठीक है, यानी सबसे ज़्यादा हमारे, अगर यूएसए से किसी भी देश को टेक्नोलॉजिकली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी, मतलब कुछ भी मिलिट्री का या इस तरह का टेक्नोलॉजी अगर खरीदने का अधिकार है, तो इंडिया उस कैटेगरी में आता है कि बिना सोचे आंख मूंद के अगर हम दुनिया में किसी को भी ये टेक्नोलॉजी बेच रहे हैं तो इंडिया को भी बेचेंगे। ठीक है, STA1 इंडिया को ये कैटेगरी दी गई है। देखिए, और बहुत महत्वपूर्ण आज की न्यूज़ है, इंडिया ने HSTDV टेस्ट किया है। HSTDV क्या होता है, देखिए सेकेंड पैरा में। पहले देखते हैं कि इंडिया ने ये दुनिया में सिर्फ 3 देशों के पास था, ये हाइपरसोनिक मिसाइल कहते हैं, रशिया, चाइना और यूएस। ठीक है, मतलब फ्रांस के पास भी नहीं है और 5वां मेंबर कौन है, उसके पास भी नहीं है। ठीक है, ब्रिटेन के पास। अपना टेस्ट फ्लाइट हमने कंडक्ट किया है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। हमारे पास हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये टेक्नोलॉजी है, उसको डेमोन्स्ट्रेट करने वाला एक रॉकेट छोड़ा गया है। डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का मतलब है जो व्हीकल जिसको लॉन्च किया गया वो अपने आप में वो मिसाइल नहीं है, लेकिन हम उस डब्बे को भेज पाए ना हाइपरसोनिक साउंड के ज़्यादा तेज स्पीड से, मतलब ये टेक्नोलॉजी हमारे पास है, हमने डेमोन्स्ट्रेट कर दिया। उड़ीसा के कोस्ट से, चांदीपुर से किया गया होगा, यहाँ से किया गया। ठीक है, HSTDV क्या होता है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। ये एक अनमैन्ड स्क्रैमजेट डेमोन्स्ट्रेशन एयरक्राफ्ट है। स्क्रैमजेट क्या होता है हम अगले पैराग्राफ में देखेंगे। ये मार्क 6 में मार्क 6 स्पीड, मार्क 6 यानी साउंड की स्पीड से 6 गुना स्पीड। ये पॉइंट याद रखिए। मार्क 2, मार्क 3, जिलेट मार्क 3 करके 3 ब्लेड वाला रेजर ब्लेड आता है। अभी तो मार्क 5 आ गया, क्या अब नहीं पता। जिलेट मार्क 3 यानी वो खैर हम लोग बताते थे कि 3 ब्लेड है, जल्दी होगा, लेकिन आपका शेविंग। लेकिन मार्क मतलब होता है, ये ख्याल शायद जर्मन भाषा का शब्द है, मैं पूरा श्योर नहीं, आप चेक कर सकते हैं, पर ये साउंड की स्पीड है। तो मार्क 2 मतलब साउंड की स्पीड से डबल, मार्क 6 मतलब साउंड की स्पीड से 6 गुना स्पीड। यार ये बहुत तेज स्पीड हो गई। ठीक है, स्क्रैमजेट इंजन लगाया है, 32.5 किलोमीटर 20 सेकंड में पहुंच जाता है। ठीक है, ये लॉन्चिंग सैटेलाइट के लिए लो कॉस्ट पे इस्तेमाल किया जाता है, और ये कॉस्ट इंडिया में हर चीज़ में लो रहता है। ठीक है, हम लोग बिल्कुल ध्यान देते हैं इस बात का। और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स इन द फ्यूचर में हम ऐसे मिसाइल बनाएंगे जो 4-5 कॉन्टिनेंट दूर जाके गिरे। ठीक है, तो ऐसा भी बनाने के लिए स्क्रैमजेट इंजन काम करेगा और ये HSTDV काम करेगा। इसके बहुत सारे सिविलियन एप्लीकेशंस भी हैं। स्क्रैमजेट इंजन क्या होता है, ये टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। क्या होता है इसमें, इसने इंजन्स को फ्यूल कंबशन जो है वो फ्यूल कंबशन, यानी जैसे आपके गाड़ी में भी पेट्रोल जब जाता है कंबशन इंजन के फ्यूल चेंबर के अंदर में, तो वो जब जलता है, आग लगती है उसमें, तो वो एक्सपैंड करता है रैपिडली, उसी से पूरा इंजन का काम चलता है। आपकी गाड़ी का भी पिस्टन ऊपर नीचे होता है, आगे पीछे होता है, और ये रॉकेट भी वैसे ही चलता है। ठीक है, तो मिसाइल के अंदर ये जो प्रोसेस है फ्यूल कंबशन, ये सुपरसोनिक स्पीड्स में होता है इन अ स्क्रैमजेट इंजन, जबकि रैमजेट इनेबल्ड वन में द इंजन कलेक्ट्स एयर एट सबसोनिक स्पीड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग द फ्लाइट इटसेल्फ। ठीक है, तो जो रैमजेट इंजन होता है, मान के चलिए उसमें हवा को वो एटमॉस्फेयर से कलेक्ट करता है जब वो उड़ रहा होता है। ठीक है, और प्रोपेलेंट कंबशन चेम्बर में बर्न करते हैं। लेकिन जब स्क्रैमजेट इंजन में क्या होता है कि हवा को सुपरसोनिक स्पीड में भेजा जाता है कंबशन चेम्बर के अंदर में, तो बहुत जल्दी ये काम होता है फ्यूल कंबशन का। ठीक है, तो इसलिए ये बहुत जल्दी, बहुत स्पीड से भी स्क्रैमजेट इंजन चलाता है, जिस भी गाड़ी में लगा होगा, जिस भी मिसाइल में लगा होगा। ठीक है, इसके सेलिएंट फीचर्स क्या क्या है, 1 मीट्रिक टन का वेट है, 5.5 मीटर की लेंथ है, और एरो व्हीकल में लैंडमार्क टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी लॉन्चिंग सैटेलाइट एट लो कॉस्ट के लिए भी यूज़ की जा सकती है, और भी सिविलियंस के लिए एप्लीकेशन है। ठीक है, इतना बस एग्जाम के लिए हमारे लिए इतना ही जानना जरूरी है। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल क्या होता है, मैंने आपको बता दिया, इट इज द फास्टेस्ट रनिंग मिसाइल एट द प्रेजेंट टाइम। इससे ज़्यादा तेज उड़ने वाला मिसाइल आज की डेट में दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, एमसीक्यू के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिसाइल दे रन एट अ स्पीड ऑफ एटलीस्ट 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड, विच इज़ ह्यूज इन टर्म्स ऑफ स्पीड। ठीक है, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस
में 8 इनिशिएटिव लॉन्च किए जाने हैं एट द फर्स्ट वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट। ठीक है, 7 तारीख को उन्होंने एजेंडा रिलीज किया, 8 तारीख यानी आज 4 बजे से ये चालू होने वाला था, 4 से 9:30 अभी राइट नाउ चल रहा है समिट इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। ठीक है, तो इसमें 5 सेशन होंगे। ग्लोबल सीईओज का सेशन होगा, विजन 2030 की बात करेंगे, टुवर्ड्स अ डीकार्बनाइज्ड ग्रिड, ऐसा ग्रिड बनाएंगे जिसमें कि कार्बन फ्यूल्स का इस्तेमाल नहीं होगा। देखिए दुनिया बहुत रैपिड गति से थोड़ा नॉन कन्वेंशनल फ्यूल्स की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ बढ़ रही है और भारत इस पूरी मुहिम को लीड कर रहा है। ठीक है, नरेंद्र मोदी सरकार ने, और खैर इसके पहले की भी जो सरकारें थी बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहता था, पर नरेंद्र मोदी सरकार ने बहुत ज़्यादा एकदम मतलब कहते हैं ना दिल के करीब जो प्रोजेक्ट होते हैं, जो मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जो सरकार के दिल के एकदम करीब होते हैं, तो उनमें बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस होती है। तो ये इस सरकार के दिल के एकदम करीब है ये रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पर हमारी डिपेंडेंस को बढ़ाना। ठीक है, सोलर बियॉन्ड पावर सेक्टर के बियॉन्ड भी सोलर का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाए इस पर बात होगी। कल जरूर इसकी डिटेल अखबारों में आएगी, हम उस पर बात करेंगे। ये इट वाज एड्रेस्ड बाय पीएम मोदी। ठीक है, समिट जो है इसमें क्या हमारे गोल हैं, टू बिल्ड कॉमन नॉलेज ई पोर्टल, ये यार बोल के लोग अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में 8 इनिशिएटिव लॉन्च किए जा रहे हैं। सोलर फोटोवोल्टाइक टेक्नीशियन स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव, फोटोवोल्टाइक सेल जो होते हैं सोलर वाले, उसमें कुछ अगर उसको ठीक करना हो, रिपेयर करना हो, तो उसकी टेक्नोलॉजी किसी रिपेयर वाले आदमी को आनी चाहिए, टेक्नीशियन को आनी चाहिए, तो उसको ट्रेनिंग कैसे दी जाए उसके बारे में बात होगी। इंटरनेशनल सोलर अलायंस केयर्स, ISA केयर्स, जैसे पीएम केयर्स हमारे यहाँ मोदी जी का बनाया हुआ है, उसी तरह से आप देख सकते हैं ISA केयर्स इनिशिएटिव चालू किया जा रहा है। फिर स्मॉल आइलैंड एंड डेवलपिंग स्टेट्स एंड लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज के लिए अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम चालू किए जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जो देश बहुत ही कम डेवलप्ड है उनको सोलर एनर्जी वगैरह यूज़ करने का इंसेंटिव ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, इस तरह की बातें ये आपसे कोई नहीं पूछेगा एग्जाम में। इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इसमें 121 कंट्रीज़ हैं। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज इस साल क्या हुआ है, पहले बात होती थी इंटरनेशनल सोलर अलायंस में सिर्फ कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो देश आते हैं। ठीक है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर के 22.5 डिग्री ऊपर और 22.5 डिग्री नीचे जो देश आते हैं जिनमें ज़्यादा धूप पड़ती है एकदम डायरेक्ट, उन्हीं देशों को इसमें शामिल किया गया था। पर इस साल जो है उसमें दुनिया के सारे देशों को शामिल कर लिया गया है। पहले गेम ये था कि जिन देशों में ज़्यादा धूप पड़ती है इनको बाकी देश पैसा दें, टेक्नोलॉजी दें, सामान दें कि ये अपने यहाँ सोलर पैनल लगा लें, और ये जितनी एनर्जी कंज्यूम करेंगे वो ग्रिड के जरिए दुनिया के बाकी देशों में भी जितनी एनर्जी बनाएंगे सोलर सेल से दुनिया के बाकी देशों में भी भेजी जाएंगी। ठीक है, और ये इन देशों की खुद की डिपेंडेंस भी कम होगी कार्बन पे, तो इनका कार्बन फुटप्रिंट कम होगा। कार्बन फुटप्रिंट क्या होता है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके दूसरी टैब में गूगल खोल के एक बार देख के आ जाइए। ठीक है, ये अलायंस इंडिया द्वारा इनिशिएट किया गया था। ठीक है, गुड़गांव में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया है और ये पेरिस क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 2015 में, उसमें इसको प्रपोज किया गया था। ये 3-4 पॉइंट जो मैंने अभी आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है MCQ के लिहाज से। अगला देखिए कामत पैनल, केवी कामत का पैनल बनाया गया था RBI द्वारा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है। हमने हमारी वीडियोस में बात की थी इसके बारे में कि जो एक वन टाइम लोन मोराटोरियम अनाउंस करना है उसके लिए RBI ने ये कमेटी बनाई थी। ठीक है, उन्होंने 26 सेक्टर आइडेंटिफाई किए हैं फॉर लोन रिस्ट्रक्चरिंग, लोन रिस्ट्रक्चर कर दिया जाएगा इन लोगों का। ठीक है, पैनल ने ये अमाउंट आइडेंटिफाई नहीं किया जो रिस्ट्रक्चरिंग के लिए लगेगा, लेकिन उन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दिए हैं। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से सेक्टर्स उन्होंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि कोविड-19 क्राइसिस से इम्पैक्ट हो रहे हैं। कल का मेरा एक वीडियो था, अभी आप वीडियो के आई करके जो आइकॉन बना रहता है टॉप राइट कॉर्नर में, उसमें आप देखेंगे सजेस्टेड वीडियोज़ में कल मैंने जो शेप्स ऑफ रिकवरी का वीडियो डाला था उसको आप चेकआउट कर लीजिए अगर आपने नहीं देखा है तो। अंत में के शेप रिकवरी की बात हुई थी कि कोरोना के बाद कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो ग्रोथ करेंगी के ऊपर वाले जो लाइन होती है उसके टाइप से, और कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जो नीचे जाने लगेंगी, जैसे ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, ये सब है। ठीक है, तो गवर्नमेंट को अगर चाहती है कि समाज में दो हिस्से ना बन जाएं, तो ये जो नीचे जाने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको सपोर्ट करिए, जो ऊपर जाने वाली हैं उनको सपोर्ट की, उनको आपके सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बैंकों को खुला छोड़ देंगे कि लोन बांटो, तो बैंक इन ऊपर जाने वाले जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हीं को लोन दे देंगे जाके, क्योंकि वो सेफ बेट है। लॉस करने वाली इंडस्ट्री को कौन देगा लोन? आपको अलग से उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। वो कौन से सेक्टर है देखिए, इंडिया ने आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पावर, कंस्ट्रक्शन, रोड, आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, कंज्यूमर ड्यूरेबल, केमिकल, लॉजिस्टिक्स, सीमेंट वगैरह सब देख लीजिए इस लिस्ट को। इस लिस्ट से अगर पूछ देगा कौन सा सेक्टर ऐसा है वैसा है, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, कैसे याद रखेंगे इतना। एक बार देख लीजिए, उस समय शायद याद आ जाए। ठीक है,
ऐसा कोई सेक्टर दिख रहा है कि आप आश्चर्यचकित हैं कि यार ये कैसे, इसको क्यों हेल्प चाहिए? पावर को चाहिए क्योंकि धंधा नहीं चलेगा, कंस्ट्रक्शन क्योंकि रियल एस्टेट का काम उतना होगा नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में कौन पैसा लगाएगा? आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग, अगेन घर नहीं बन रहे, इंडस्ट्री का काम नहीं हो रहा है, आयरन और स्टील क्यों लगेगा? रियल एस्टेट में धंधा मंदा है, रोड 2 बार आ गया है। टेक्सटाइल का धंधा क्यों मंदा होगा पता नहीं, इसलिए शायद लोग कपड़े पे कम खर्च करेंगे, इसलिए कुछ होगा क्या? माइनिंग में काम कम होगा, ऑटो डीलरशिप, जाहिर बात है ऑटो इंडस्ट्री की तो एकदम हालत ख़राब है। ठीक है, होटल रेस्टोरेंट और टूरिज़्म सबसे ज़्यादा अफेक्ट इनको होगा, लोग ज़्यादा टूरिज़्म वगैरह नहीं करेंगे। पोर्ट एंड पोर्ट सर्विसेज वगैरह पे पड़ेगा, शुगर पे पता नहीं क्यों फ़र्क पड़ेगा, पर पड़ेगा। ठीक है, अब पैनल ने और क्या क्या रिकमेंडेशन दिया है? उन्होंने क्या किया है, दे हैव रिकमेंडेड लेंडर्स टू कंसिडर टोटल आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज, टोटल डेट, करंट रेशियो, एवरेज डेट सर्विस कवरेज रेशियो। ये सारे फाइनेंस के टर्म्स हैं, इन सबको कवर करने की बात करी है। डेट कवरेज रेशियो शुड बी 1 एंड अबव। डेट कवरेज रेशियो जो होगा वो 1 या उससे ज़्यादा होना चाहिए, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक रिकास्ट प्लान बनाने के लिए बैंक्स को प्री कोविड फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द कंपनी चेक करना चाहिए कि अभी तो कोरोना की वजह से आप कह रहे हैं हालत ख़राब है, मेरे को लोन रिस्ट्रक्चर कर दीजिए, पर कोरोना के पहले आपकी क्या हालत थी? अगर तब ठीक थी तब तो अच्छी बात है, अगर तब भी खराब थी तो भैया आप क्या लोन यहाँ मांगने आए हो? ठीक है, इस तरह की बातें हैं। की फाइंडिंग क्या है? सेक्टर्स मोस्ट अफेक्टेड बाय पेंडेमिक आर टेक्सटाइल, होलसेल ट्रेड, रोड्स एंड इंजीनियरिंग, ये याद रखिए। सेक्टर्स दैट आर ऑलरेडी अंडर स्ट्रेस, जो कोरोना के पहले से ही स्ट्रेस में थे, वो कौन से सेक्टर्स हैं? एनबीएफसी, रियल एस्टेट, स्टील, पाइल्ड अप ये स्टील। ठीक है, और कोरोना की वजह से तो और दिक्कत हो गई इनके यहाँ पे। ये सब बातें हैं। थैंक यू गाइज, ये थी मेरी आज की करंट अफेयर्स इशू की कवरेज। मुझे उम्मीद है कि मेरा अप्रोच आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर करिएगा, और कमेंट सेक्शन में आके बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा, आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कौन से एरिया में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू गाइज, मिलते हैं कल।